हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं स्टैट होल्डर्स। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टैट होल्डर्स पे। आज हम डिस्कस करेंगे आयरन एब्जॉर्प्शन के बारे में, आयरन की मेटाबॉलिज्म के बारे में। कंप्लीटली एकदम कि आयरन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसकी मेटाबॉलिज्म, उसका स्टोरेज क्या होता है, आयरन की फंक्शनिंग क्या होती है बॉडी के अंदर। आज सब कुछ हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं आयरन के एब्जॉर्प्शन की, आयरन की मेटाबॉलिज्म की, तो उससे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि बॉडी के अंदर आयरन की जरूरत कहाँ पे है। ठीक है, अगर बॉडी के जरूरत है इसीलिए हम उस प्रॉपर मेटाबॉलिज्म वगैरह को हम देख रहे हैं, तो बॉडी को आयरन की जरूरत क्यों है ये हम देखते हैं। जो आयरन होता है उसकी जरूरत होती है हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में। हीमोग्लोबिन जो होता है किसके अंदर, आरबीसी के अंदर होता है। एक पिगमेंट होता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। और दूसरे मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन भी एक पिगमेंट होता है जो मसल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। किसमें प्रेजेंट रहता है, मसल के अंदर। तो ये जो मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है, इन सब के प्रोडक्शन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आयरन की नीड होती है। किसकी, आयरन की। तो इसीलिए आयरन को हम किस लिए पढ़ते हैं, क्योंकि आयरन हमारे बॉडी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और इसको हमें पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे डिजीजेस, अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है आयरन की, तो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन कम हो जाएंगे, ऑब्वियस है। तो उस चीज को क्लियर करने के लिए हम आयरन से रिलेटेड सब कुछ डिस्कस करेंगे। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम क्यू, ये सारे जो साइटोक्रोम्स होते हैं, इनके प्रोडक्शन के लिए भी क्या, आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सभी के प्रोडक्शन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आयरन की। अब हम देखते हैं कि डाइटरी आयरन जो होता है वो किन किन फॉर्म के अंदर होता है। देखो, आयरन ऑब्वियस है, हमें किससे लेना होता है, डाइट से लेना होता है। तो जो हम डाइट लेते हैं उसके अंदर आयरन टू टाइप्स का होता है। आयरन टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है नॉन हीम आयरन, कौन सा, नॉन हीम आयरन। और दूसरा जो होता है वो होता है हीम आयरन। कौन सा आयरन, हीम आयरन। अब नॉन हीम आयरन मीन्स कि जो वेजिटेबल से, जो हमें प्लांट ओरिजिन से मिलता है, उससे हम कहते हैं नॉन हीम ओरिजिन। कौन सा, जो हमें कहां से मिलता है, प्लांट से। प्लांट्स मतलब कि जो वेजिटेबल्स हैं, जैसे उन सब से जो हमें आयरन मिलता है उसे हम कहते हैं नॉन हीम आयरन। और जो हीम आयरन होता है वो हमें मिलता है एनिमल ओरिजिन से। कहाँ से मिलता है, एनिमल ओरिजिन से। एनिमल ओरिजिन में कैसे, कि जो मीट होता है, जो हम क्या, जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो क्या करते हैं, उसको जो आयरन मिलता है कहाँ से मिलता है, देखिए, नॉन हीम मीन्स कि कहाँ से मिल, हीम मीन्स एनिमल ओरिजिन। जो रेड मीट होता है, सबसे ज्यादा किसमें होता है आयरन, रेड मीट के अंदर। तो इसीलिए हीम आयरन कौन सा आयरन, जो एनिमल ओरिजिन से है। अब देखिए, जो हम हमारी डाइट लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो होता है नॉन हीम आयरन होता है। अप्रोक्सीमेटली 80% जो आयरन होता है, 80 to 90% आयरन जो होता है वो कैसा होता है, नॉन हीम ओरिजिन से होता है। मीन्स कि हमें कहाँ से, वो डाइट के अंदर जो होता है वो प्लांट ओरिजिन से होता है। और जो रिमेनिंग 10 to 20% जो आयरन होता है वो कौन सा होता है, हीम ओरिजिन से होता है। मतलब हाँ, मतलब हीम जो प्लांट एनिमल ओरिजिन से होता है। तो अब डाइट के अंदर जो हम लेते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा होता है प्लांट और कम होता है एनिमल। बट जो एब्जॉर्प्शन होता है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसका होता है, एनिमल। जो 20 to 10% हमने लिया था, इसका एब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है कंपेयर टू नॉन हीम आयरन। मीन्स जो प्लांट ओरिजिन का जो आयरन है उसका एब्जॉर्प्शन कम होता है कंपेयर टू एनिमल ओरिजिन के। तो जो हीम आयरन है उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है कंपेयर टू नॉन हीम आयरन। ये हमने दो चीजें देख ली। अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ आयरन। अब आयरन कौन कौन सी फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, कौन सी फॉर्म एब्जॉर्बेबल है और कौन सी फॉर्म एब्जॉर्बेबल नहीं है। जो आयरन होता है वो टू स्टेज के अंदर प्रेजेंट रहता है मेनली। एक तो रहता है Fe3 पॉजिटिव और एक रहती है Fe2 पॉजिटिव। जो Fe3 पॉजिटिव होती है इससे कहते हैं हम फेरिक। क्या कहते हैं, फेरिक। और इससे कहते हैं हम FeROUS, फेरस। जो फेरिक स्टेज होती है आयरन की वो नॉन एब्जॉर्बेबल होती है। कैसी होती है, नॉन एब्जॉर्बेबल। मीन्स कि Fe3 स्टेज के अंदर, कि फेरिक स्टेज के अंदर अगर आयरन प्रेजेंट है तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा।
ठीक है। अब Fe2 स्टेज जो होती है वो कैसी होती है? एब्जॉर्बेबल। कैसी होती है? एब्जॉर्बेबल। ठीक है। मीन्स कि अगर हम सपोज दैट अगर हम आयरन हमारे डाइट में ले रहे हैं और वो कैसा है? Fe3। मेनली हमारे डाइट के अंदर जो आयरन होता है वो Fe3 स्टेज के अंदर प्रेजेंट रहता है। Fe3 स्टेज के अंदर प्रेजेंट रहता है, तो उसको हमें Fe2 के अंदर कन्वर्ट करने की क्या होती है? नीड होती है। अगर हम इस Fe3 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो जो हम आयरन ले रहे हैं हमारी डाइट से वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो सर्कुलेशन के अंदर नहीं पहुंचेगा। तो कौन सा आयरन एब्जॉर्बेबल है? Fe2 पॉजिटिव फेरस फॉर्म। ठीक है, ये हमने आयरन की फॉर्म देख ली, Fe2 पॉजिटिव एब्जॉर्बेबल है। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। किसकी बात करते हैं? एब्जॉर्प्शन की। देखिए, एब्जॉर्प्शन की बात करने से पहले जो हमारे पास हम बात करें कि जो आयरन होता है वो हम किससे थ्रू लेते हैं? डाइट के थ्रू लेते हैं। डाइट के थ्रू जो हम आयरन लेते हैं मेनली वो कैसा होता है? Fe3 स्टेज के अंदर होता है। कौन सी स्टेज के अंदर होता है? Fe3 मीन्स फेरिक स्टेज के अंदर। हमने आयरन कौन सी स्टेज के अंदर लिया? फेरिक स्टेज के अंदर। हमें पता है कि जो फेरिक स्टेज है उसके अंदर आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, हमारी बॉडी ये जानती है। तो इसके लिए अलग से मेटाबॉलिज्म चलती है। जब ये आयरन जो हम डाइट के थ्रू ले रहे हैं वो कहाँ पहुंचेगा? स्टमक के अंदर। तो स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? HCl। क्या प्रेजेंट रहता है? HCl। ये HCl क्या करेगा? जो ये Fe3 पॉजिटिव जो हमने डाइट के थ्रू लिया है उसको कन्वर्ट कर देगा Fe2 पॉजिटिव में फेरस के अंदर। अब ये जो Fe2 पॉजिटिव है ये कौन सी फॉर्म है? एब्जॉर्बेबल। कौन सी फॉर्म है? एब्जॉर्बेबल। अब ये फॉर्म कहाँ जाएगी? अब ये स्टमक से जैसे ही वो कायम के फॉर्म में कहाँ जाएगा? ड्यूडेनम में और इलियम में जाएगा, आगे इंटेस्टाइन के अंदर। तो इंटेस्टाइन के अंदर जाके जो Fe2 पॉजिटिव है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और एब्जॉर्ब होने के बाद जो आयरन है वो कहाँ चला जाता है? सर्कुलेशन के अंदर। कहाँ चला जाता है? सर्कुलेशन के अंदर। तो ये पूरी प्रोसेस रहती है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। सर्कुलेशन के अंदर जाने के बाद ये पूरे जो भी टारगेट टिश्यू, जो टारगेट ऑर्गन्स होते हैं, बोन्स होगी, मसल्स होगी, उनके पास ये जाता है। तो ये तो एक ओवरव्यू हमने देख लिया कि आयरन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। अब हम एक सेल्यूलर लेवल पे देखें कि आयरन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो वो इधर देखते हैं। ये सपोज दैट मैंने एक ड्रॉ करी है एंटेरोसाइट। कौन सी? एंटेरोसाइट। एंटेरोसाइट मीन्स की इंटेस्टाइन की सेल। एंटेरोसाइट है ये इसके माइक्रोविलाइज है, ये एंटेरोसाइट। ये जो सरफेस है, जो ये सरफेस है अपाइकल सरफेस, ये किसको फेस कर रहा है? इंटेस्टाइनल ल्यूमेन को। किसको? ये सरफेस इंटेस्टाइनल ल्यूमेन को फेस कर रहा है, और जो ये इसका सरफेस है ये किसको? ब्लड स्ट्रीम की जो यहाँ से जो वेसल्स गुजरती है उनको फेस कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर जो आयरन आया वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका था कौन से स्टेज के अंदर? Fe2 स्टेज के अंदर। अब जो हमारे पास आयरन प्रेजेंट है वो किस स्टेज के अंदर है? Fe2 पॉजिटिव के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट है? Fe2 पॉजिटिव के अंदर। अब Fe2 पॉजिटिव के अंदर है तो ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ये आयरन, ये एंटेरोसाइट इसको क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस। कौन सी प्रोसेस से? पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस दोनों सिमिलर प्रोसेस होती है। फेगोसाइटोसिस में जो थिंग, जो एंटेरोसाइट या जो भी कोई भी सेल एनगल्फ करती है वो सॉलिड मटेरियल होता है, और पिनोसाइटोसिस के अंदर जो भी मटेरियल सेल एनगल्फ करती है वो कैसा? लिक्विड मटेरियल होता है। तो ये पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या करेगी? ये Fe2 पॉजिटिव इस सेल के अंदर चला जाएगा। तो ये जो Fe2 पॉजिटिव था ये किसके अंदर चला गया? सेल के अंदर। ये Fe2 पॉजिटिव सेल के अंदर जाकर एक क्या कहते हैं, एक दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिससे वो इजीली इस सेल को क्रॉस करके कहाँ चला जाए? ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाए। तो ये एक दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है, और इसके लिए एक प्रोटीन से जुड़ता है जिससे कहते हैं हम एपोप्रोटीन या एपोफेरेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एपोफ्रेटिन, एपोफेरेटिन।
और ये एपोफेरेटिन के साथ में जुड़ के Fe2 पॉजिटिव फेरेटिन बनाता है। और ये फेरेटिन इस जो ये चैनल होते हैं इसके थ्रू क्या होता है, इजीली परमिएबल होता है, इसके थ्रू इजीली पास आउट हो सकता है। तो ये जो Fe2 पॉजिटिव ल्यूमेन से एंटेरोसाइट सेल के साइटोसोल के अंदर आया, ये कन्वर्ट हो गया कौन सी फॉर्म के अंदर, फेरेटिन। कौन सी फॉर्म के अंदर, फेरेटिन। और इस फेरेटिन, ये फेरेटिन जो है इसके अंदर आयरन कौन सी स्टेज के अंदर है, Fe2 पॉजिटिव स्टेज के अंदर है। अब ये फेरेटिन इजीली किसके थ्रू, एक चैनल होते हैं उसके थ्रू इजीली ब्लड सर्कुलेशन के अंदर पहुंच सकता है। इस चैनल को कहते हैं हिप्सिडिन। क्या कहते हैं, हिप्सिडिन। जो हिप्सिडिन होता है, देखिए चैनल होते हैं मीन्स कि जितने भी मेनली जो सेल की जो फंक्शनिंग होती है वो कौन रेगुलेट करता है, प्रोटीन्स करते हैं। और ये चैनल भी किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और ये किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और कभी कभी ये क्या होता है, ये चैनल ही रेगुलेट करते हैं आयरन की एब्जॉर्प्शन को। मेनली कैसे करते हैं, देखिए ये चैनल ही इस फेरेटिन को सर्कुलेशन के अंदर लाएंगे। और जब तक आयरन सर्कुलेशन के अंदर नहीं आएगा तब तक उसकी फंक्शनिंग नहीं होगी, वो अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर ये आयरन, सपोज दैट अगर ये Fe2 पॉजिटिव एब्जॉर्ब होके नहीं आया, तो ये नहीं आया तो क्या होगा, ये Fe2 पॉजिटिव फीकस के साथ में एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। अब इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जरूरी जितनी भी प्रोसेस है वो सारी जरूरी रेगुलेशन के लिए। जो मेनली रेगुलेशन का काम करती है वो हिप्सिडिन प्रोटीन करते हैं। ये चैनल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सरफेस के ऊपर एंटेरोसाइट की। और ये क्या करते हैं, इसकी एंट्री को सर्कुलेशन के अंदर, इसकी एंट्री को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। अब जब भी इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस होती है, जब भी इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस होती है तो कुछ केमिकल मीडिएटर्स आते हैं और इस हिप्सिडिन की, जो हिप्सिडिन होते हैं उसकी जो नंबर्स होते हैं सरफेस के ऊपर, उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। किस कंडीशन के अंदर, इन्फ्लेमेशन की कंडीशन के अंदर। मेनली इंटरल्यूकिन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इस प्रोटीन जो हिप्सिडिन प्रोटीन है उसकी कंसंट्रेशन को या उसके अमाउंट को सरफेस के ऊपर बढ़ा देते हैं। तो इन्फ्लेमेशन के टाइम पे आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ठीक है, ये हमने एक ओवरव्यू देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो ये आयरन जो एंटेरोसाइट से ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आया, कौन सी फॉर्म के अंदर था, फेरेटिन के अंदर था, Fe2 पॉजिटिव फॉर्म में था। वो जैसे ही सर्कुलेशन के अंदर आया एक दूसरे प्रोटीन के साथ में जुड़ा, और जो प्रोटीन था वो था बीटा ग्लोब्यूलिन, और इसका दूसरा नाम होता है ट्रांसफेरिन। क्या नाम होता है, ट्रांसफेरिन। देखिए जो ट्रांसफेरिन जो प्रोटीन होता है ये एक्टिव फॉर्म है आयरन को ट्रांसफर करने वाले प्रोटीन की। जब ये आयरन इसके साथ में अटैच नहीं हुआ था ट्रांसफेरिन के साथ में, उस टाइम पे हम इसको कहते हैं एपोट्रांसफेरिन। और जैसे ही ये आयरन सर्कुलेशन के अंदर आया और इस एपोट्रांसफेरिन के साथ में बाइंड हुआ तो इसके आगे का एपो हट गया और इसे हम कहते हैं ट्रांसफेरिन। एपोट्रांसफेरिन इनएक्टिव फॉर्म है और जो ट्रांसफेरिन है वो कैसी है, एक्टिव फॉर्म है ट्रांसपोर्टेबल आयरन की। अब ये ट्रांसफेरिन सर्कुलेशन के अंदर ट्रेवल करेगा और जहां जहां भी आयरन की जरूरत है, सब मेनली कहां पे, 60% आयरन का यूटिलाइजेशन बोन मैरो में होता है इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस में। क्योंकि जो आयरन होता है वो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है। तो ये कहां पे चला जाएगा, रेड बोन मैरो में, मसल के अंदर। और जो बाकी अगर हमने डाइट के अंदर सपोज ज्यादा ले लिया, डिमांड हमारी ज्यादा थी, तो वो क्या, रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल्स के अंदर जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा और फर्दर यूज के अंदर काम ले लिया जाएगा। तो इसका स्टोरेज क्या होता है, रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल्स, और मेनली किसके अंदर, हिपेटोसाइट के अंदर। किसके अंदर होता है, हिपेटोसाइट्स के अंदर। हिपेटोसाइट मींस लीवर सेल्स के अंदर। तो ये हमने सारा पढ़ लिया, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन इसका कैसे होता है, बीटा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के साथ में बाइंड होता है और आगे ट्रांसपोर्ट होता है, और इसका दूसरा नाम होता है ट्रांसफेरिन। ये सारा हो गया इसका एब्जॉर्प्शन। अब इसका एक्सक्रिएशन कहाँ पे होता है, इसका एक्सक्रिएशन होता है फिकस के अंदर। अब जो भी आयरन का जो बचा हुआ, अगर देखो डाइट में हम आयरन ज्यादा लेते हैं बट वो सारा आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता है, जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है उतना ही आयरन एब्जॉर्ब होता है।
तो बाकी जो बचा कुचा जो भी आयरन है वो फीकस के साथ में बॉडी से एलिमिनेट एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो ये सारी मैकेनिज्म थी कि आयरन कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे उसका यूटिलाइजेशन होता है। अब ये हमने देख लिया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी चीजें डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कैसे होता है। फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स हैं, जो प्री मेनोपॉजल जो फीमेल्स है, उनके अंदर हमें यूजुअली आयरन की डेफिशिएंसी क्यों देखने को मिलती है। सपोज आपने देखा होगा कि हम जैसे डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है या फिर जो मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स होती है, जो अडल्ट फीमेल्स होती है, उनको क्या करते हैं आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स क्या करते हैं प्रिस्क्राइब करते हैं लेने के लिए। तो ऐसा उसके पीछे का रीजन क्या है, तो वो सारे फैक्ट्स और सारी चीजें हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और कोई भी कमी पेशी लगे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।